जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे झारखंड के हिस्ट्री का OBMCQ 03। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन से युद्ध के बाद हुई है? तो हम लोग का होगा द्वितीय तराइन युद्ध। द्वितीय तराइन युद्ध कब हुआ? 1092 तराइन का युद्ध 1092 में हुआ था, द्वितीय तराइन का युद्ध। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु होती है और इस तरीके से जो भारत का अंतिम या फिर दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक का पतन होने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। प्रथम पानीपत युद्ध की बात किया जाए तो इसमें मुगल वंश का या मुगल शासक की स्थापना होता है। किसमें? प्रथम पानीपत का युद्ध से। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस में होगा? द्वितीय तराइन का युद्ध आंसर। तो एक का आंसर क्या होगा? डी। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। तो जो नष्ट किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो उस टाइम का विश्व का सबसे बड़े विश्वविद्यालय के रूप में जो फेमस होता था और जो देश विदेश के लोग जो आकर पढ़ते थे नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जो जेलस होकर उससे जो ईर्ष्या दिखाकर बख्तियार खिलजी ने उनको आग लगा दिया था नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला। ये 1206 से लेकर 7 के आसपास था इनको जो आग लगाया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो ये दिल्ली सल्तनत का जो शुरुआती चरण था उसी टाइम ये दोनों विश्वविद्यालय पर आग लगा दिया गया था। तो आंसर क्या होगा? 2 का डी। आगे चलते हैं। इल्तुतमिश और बलबन के समकालीन झारखंड से राजा कौन थे? तो इल्तुतमिश और बलबन ये दोनों कौन सा? गुलाम वंश के शासक है। ये दोनों गुलाम वंश के शासक है। गुलाम वंश के शासक है ये दोनों। और उस टाइम कौन थे? हम लोग का हरिकर्ण थे। कौन थे? हरिकर्ण। इनका आंसर होगा 3 का बी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। फिर हम लोग हरिकर्ण इसका आंसर होगा। ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं। फिर प्रतापकर्ण और छत्रकर्ण के बारे में अगर देखा जाए, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण, ये जो तीनों है ये तीनों हम लोग का किस में था? ये तीनों हम लोग का लोधी वंश के समकालीन है। कौन से वंश के? लोधी वंश के समकालीन है। प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण। और इल्तुतमिश और बलबन के जो समकालीन वो कौन है? वो हम लोग का है हरिकर्ण। ये बी। तो 3 का आंसर होगा बी। आगे चलते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर की बात जब भी किया जाएगा, इसका मतलब है सिकंदर का मोटो क्या था कि पूरे दुनिया पर विजय प्राप्त करना है। तो उस इरादे से किसने फिर शुरू किया था? तो हम लोग का होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो आंसर क्या होगा? 4 का सी, अलाउद्दीन खिलजी। अकबर के टाइम साहित्यिक का स्वर्णकाल कहा जाता है। साहित्यिक क्षेत्रों का स्वर्णकाल कहा जाता है किसको? अकबर के टाइम। फिरोज शाह तुगलक जो नहर व्यवस्था, जो सिंचाई व्यवस्था को जनक जिसको हम लोग बोलेंगे, उसको किसको बोला जाता है? फिरोज शाह तुगलक। और नेपोलियन वही है। और भारत का नेपोलियन की बात किया जाए तो किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। तो इस तरीके से हम लोग बाकी ऑप्शन का भी हम लोग डिस्कशन कर लिए। तो एक्चुअली 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर सी होगा। आगे चलते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के वो सेनापति कौन थे जिन्होंने हजारीबाग के चाय चंपा पर आक्रमण किया था?
तो हजारीबाग की जो चाय चंपा पर जो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम उसको मालिक बयान जो साहित्यिक स्रोत में से पता चलता है, और इब्राहिम अली जो हम लोग का संथाली स्रोत से पता चलता है। तो जब दोनों रहेगा तो आंसर हम लोग दोनों को मानेंगे, तो आंसर क्या होगा सी, 5 का सी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर कुछ बात किया जाए तो इसको पागल शासक भी कहा जाता है। किसको? पागल शासक किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये सबसे ज़्यादा शिक्षित भी थे, और जाहिर सी बात है जब शिक्षा में ज़्यादा तो लोग क्या बोलते हैं कि पगला गया लड़का या लड़की, जो भी है, ज़्यादा पढ़ने से नहीं बोलते कि ज़्यादा मत पढ़ना पागल हो जाओगे। तो वही है कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक भी कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिक्षित भी यही थे। आगे हम लोग जब जीएस पढ़ेंगे तब समझेंगे कि इसको क्यों सबसे ज़्यादा शिक्षित और पागल बोला जाता था। तो 5 का आंसर होगा सी। छठा क्वेश्चन है कि किस शासक ने कोडरमा के सतगवां को जीतकर अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो इसमें जो हम लोग का आंसर होगा कि किस शासक ने कोडरमा को जीतकर अपनी शासक स्थापना की है, तो ये हम लोग का कौन सा होगा? तो इसका जो हम लोग का आंसर होगा वो हम लोग का फिरोज शाह तुगलक होगा। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ये वाला फिरोज शाह तुगलक। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक कौन सा वंश है? ये तुगलक वंश के हैं। कौन से वंश के? तुगलक वंश से हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम लोग देख लिए हैं। और इस टाइम अगर देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम जो नागवंशी जो शासक था, उस नागवंशी शासक का था शिवदास कर्ण। कौन थे? शिवदास कर्ण। ये कौन थे? नागवंशी शासक थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम। तो 6 का आंसर क्या होगा? ए। आगे चलते हैं फिर। 7वां क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस काल में ओडिशा के कपिलेंद्र गजपति ने झारखंड में आक्रमण किया था? तो जब आक्रमण किए थे हम लोग का ओडिशा के जो शासक थे कपिलेंद्र गजपति, तो उस टाइम वो कौन सा कालखंड था दिल्ली सल्तनत के बारे में? तो अगर इसके कालखंड के बारे में देखा जाए तो हम लोग का लोधी वंश था। कौन था? लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक देखा जाए तो कौन है? बहलोल लोधी। भकलोल लोधी याद नहीं रखना है, क्या है? बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। और उसके बाद फिर उसके बाद फिर मुगल वंश का स्थापना होता है। तो जब ओडिशा के शासक कपिलेंद्र गजपति आए थे झारखंड में आक्रमण करने के लिए, उस टाइम दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासक चल रहा था। आगे चलते हैं। 7 का सी होगा। 8वां क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में झारखंड के नागवंशी शासक कौन थे जिनकी शारीरिक और बौद्धिक क्षमता बहुत अधिक थी? तो ये जो हम लोग का होगा मधुकरण शाह। कौन है ये हम लोग का? मधुकरण शाह। जब अकबर को लगा कि छोटानागपुर क्षेत्र में मधुकरण शाह, इसका एक तो दिमाग भी तेज है और शक्तिशाली भी है, तो उनको लगा क्यों ना इनको जीत लेते हैं। और जीतने के बाद मधुकरण शाह को हरा दिया था अकबर के सेनापति ने, लेकिन फिर भी उसका क्षेत्र को नहीं छीना। क्यों नहीं छीना? ताकि उसको जो मधुकरण शाह है वो अकबर के प्रति मतलब समर्पण भाव पे रहे, और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को बनाए रखने के लिए इसको अपना क्षेत्र उन्हीं को दे दिया। किसको? मधुकरण शाह को, अकबर के जीतने के बाद भी। ठीक। ये कुछ कहानी था, बाकी कहानी आप लोग को लेक्चर में तो मिल ही जाएगा। तो 8 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक। दुर्जन शाह, बाद में इसको पढ़ेंगे। भगवत राय, ये जो है ये पलामू वंश में मतलब पलामू के ये शासक थे। कौन? भगवत राय। आगे चलते हैं फिर। 9वां क्वेश्चन है कि अकबर ने किसे छोटानागपुर के नागवंश को कंट्रोल करने के लिए भेजा था? तो अकबर ने किसे भेजा था? शाहबाज खां को भेजा था। किसको? शाहबाज खां को भेजा था। तो आंसर क्या होगा? 9 का बी होगा। और शाहबाज खां के बाद फिर मानसिंह को भेजता है। तो जो छोटानागपुर क्षेत्र में जो नागवंशी कंट्रोल करने के लिए जो भेजा जाता है वो शाहबाज खां को भेजा जाता है। ठीक। आगे चलते हैं फिर। इब्राहिम खां और अफजल खां, ये दोनों जहांगीर के टाइम हैं। कहाँ, किनके टाइम है? जहांगीर के टाइम। कौन कौन? इब्राहिम खां और
अफजल खां। तो जो ये था क्या नाम, शहबाज खां। तो शहबाज खां को कौन भेजा था, अकबर ने भेजा था। कहाँ पे, नागवंश में। और उस टाइम अगर नागवंश की बात किया जाए तो उस टाइम कौन थे नागवंशी राजा, नागवंशी राजा मधुकरण ही थे। कौन थे, मधुकरण। अगर यूँ कहे कि मधुकरण को किसने हराया था तो आंसर क्या होगा, शहबाज खां। और शहबाज खां किसकी सेनापति है, अकबर की। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलते फिर 10वां क्वेश्चन है कि पोरहाट के राजा कौन थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो पोरहाट के राजा वो कौन थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो थे हम लोग का रंजीत सिंह। कौन थे, रंजीत सिंह। तो 10 का होगा बी आंसर होगा, ठीक, 10 का बी। दुर्जन साल ये हम लोग का नागवंश का है, और भगवत राय और अनंत राय ये हम लोग का पलामू के हैं, पलामू के चेरो वंश से हैं, ठीक, पलामू के चेरो वंश। और चेरो वंश का संस्थापक कौन है, भगवत राय। तो 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर बी होगा। 11वां क्वेश्चन है कि किसने परा और तेलकुप्पी मंदिर का जीर्णोद्धार किए। तो किसने जो दो मंदिर है परा और तेलकुप्पी, तो परा और तेलकुप्पी का जो जीर्णोद्धार किए हैं ये हम लोग का किए हैं कौन, राजा मानसिंह, राजा मानसिंह। और ये अकबर के अधीन मतलब सेनापति था। और ये जब मतलब मिदनापुर जा रहे थे, कहाँ पे जा रहे थे, मिदनापुर जाते टाइम ये लोग इसको मतलब जो मंदिर था उसको दोबारा रिन्यू किए। और ये कहाँ पे है, ये दोनों जो क्षेत्र है ये हम लोग का मानभूम में है। कहाँ पे, दोनों मानभूम में है, ठीक। आगे चलते फिर अच्छा 11 का पता चल गया ना, 11 का आंसर ए है, ठीक, मानसिंह। 12 है किस मुगल शासक ने नागवंश के राजा को जमींदार ए खान ए आलमा कहा। मतलब खानों का मालिक, खानों का मालिक इसका मतलब होता है। और ये कौन कहा, ये किस मुगल शासक ने कहा, तो मुगल शासक ये जहांगीर ने कहा है। किसने कहा है, ये जहांगीर ने। हीरे खानों का मालिक जहांगीर। ऐसे भी जहांगीर को ये सब मतलब सजावट में ज़्यादा उनका ध्यान था, रुचि ज़्यादा था। तो बोले अरे आप लोग तो ज़मींदार है उस हीरों के खानों का, इसलिए जो नागवंश के शासक है उसको हीरों के खानों का मालिक कहा जाता है। और आप लोग गाना में भी कभी सुने होंगे जो नहीं बोला जाता है, हीरा झारखंड, हीरा झारखंड आप लोग गाने में सुने होंगे हम, हीरा झारखंड। तो हीरा झारखंड उसी के संदर्भ में कहा जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर झारखंड के गान भी सुनिएगा, गीत गान भी सुनिएगा तो आप लोग को बहुत जीके जीएस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसी में। तो 12 का कितना है, 12 का बी। आगे चलते हैं 13वां क्वेश्चन है कि पोरकोटा तथा महल वाले नगर का नाम अकबर नगर किसने किया था। तो अकबर नगर जब भी बात है तो मान के चलिए अकबर नगर नाम किया है, इसका मतलब है कि अकबर के टाइम ही कोई वहाँ सेनापति होंगे और वही लोग नाम करवाए होंगे। तो अकबर के टाइम दो हम लोग का पता है, एक शहबाज खां और एक मानसिंह। तो कौन इनका नाम करवाया है, मानसिंह ने। तो 13 का आंसर होगा ए, मानसिंह ने ही 1592 में हम लोग को राजमहल क्षेत्र को राजधानी बनाया है बंगाल का। आगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे फिर। तो 13 का आंसर ये होगा। 14वां क्वेश्चन है कि जहांगीर ने दुर्जन शाह को कैद करके कहाँ और कितने वर्ष के लिए रखा था। तो जहांगीर ने जो कैद करके रखा था दुर्जन शाह को, ये ग्वालियर में रखा था। कितना, ग्वालियर। और कितने साल के लिए, 12 साल के लिए। ग्वालियर कहाँ पे है, ग्वालियर का किला ये हम लोग का एमपी में है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला। अगर आप लोग मूवी वगैरह सुनते हैं तो मतलब देखते हैं तो उसमें देखिए ग्वालियर का किले का कहीं कहीं सॉन्ग्स में वहाँ यूज होता है, मतलब उसको दिखाया जाता है ग्वालियर का किला। तो ये मध्य प्रदेश में है और ये 12 साल तक वहाँ पे रहे हैं। इसकी कहानी बहुत अजीबोगरीब है कि मतलब इनको जब कैद किया जाता है और कैद करने के बाद दुर्जन शाह को जब जहांगीर को कोई एक हीरा खरीदना है और उस हीरा में कन्फ्यूजन होता है, तो उस टाइम उस कन्फ्यूजन, उस दुविधा को हटाने के लिए दुर्जन शाह को बुलाया जाता है।
दिल्ली फिर दुर्जन साल ने बोलता है कि हाँ ये ओरिजिनल हीरा है, और जब इस हीरा की पहचान कर पाते हैं हम लोग का दुर्जन साल, तब जाके जहांगीर ने इसको छोड़ देता है और बाद में बोलता है कि दुर्जन साल अब दुर्जन साल नहीं है बल्कि अब दुर्जन शाह है। तो इसलिए शाह की उपाधि किसने दी है? जहांगीर ने। तो इतना समझ में आ गया होगा। 15वां क्वेश्चन है कि जहांगीर ने 4000 मनसबदारी और पदजंग की उपाधि किसे दी थी? तो जहांगीर ने ये जो उपाधि दी थी ये किसको दी थी? इब्राहिम खां, अफजल खां, जफर खां या मानसिंह? तो ये सब जो दिया गया था ये इब्राहिम खां को दिया था। किसको? इब्राहिम खां। और क्यों दिया था? आखिर 4000 मनसबदारी या पदजंग की उपाधि अगर किसी को दी जाती है तो आखिर क्यों दी जाती? क्योंकि इन्होंने दुर्जन साल को गिरफ्तार किया था। कौन? इब्राहिम खान ने। और इसलिए इनको फिर 4000 की मनसबदारी और पदजंग की उपाधि दी थी। मनसबदारी एक शब्द है, ये हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब जीएस पढ़ेंगे तब। 16वां क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने दुर्जन साल को शाह की उपाधि थी? ये तो हम लोग अभी जस्ट डिस्कशन किए थे। तो कौन होगा? ये जहांगीर होगा। ठीक, आगे चलते हैं फिर। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरों का पारखी था? तो ये भी हम लोग चर्चा किए थे। कौन है? दुर्जन शाह। तो ये सब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कहानी। आगे चलते हैं फिर। मधुकरण शाह, ये अकबर के टाइम था ना? मधुकरण शाह अकबर के टाइम ही था ना, जिसको मतलब उनकी जो शारीरिक संरचना और उसकी बौद्धिक कौशल को देखते हुए उसको छोड़ दिया गया था, वही मधुकरण शाह है। और बाद में जो अगर रघुनाथ शाह की बात किया जाए तो रघुनाथ शाह किसके टाइम आता है? ये हम लोग का औरंगजेब के टाइम आता है। हालांकि हम लोग आगे और इस पर चर्चा करेंगे। औरंगजेब के टाइम कौन आता है? मधुकरण शाह, सॉरी रघुनाथ शाह। मधुकरण शाह हम लोग का अकबर के टाइम आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 17 का आंसर है। 18वां क्वेश्चन क्या है कि अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? तो ये हम लोग का होगा राजमहल। कौन सा होगा? राजमहल। तो 18 का होगा डी आंसर। और ये कब बनाया? 1592 को बनाया है। मानसिंह को बंगाल का सूबेदार कब बनाता है? सूबेदार कब बनाया जाता है इनको? सूबेदार इनको बनाया जाता है 1589 को सूबेदार बनाया जाता है बंगाल बिहार का। किसको? मानसिंह को। और राजमहल को राजधानी कब बनाते हैं? 1592 को। ये दोनों डेट इम्पोर्टेंट है, इनके जरूर याद रखिएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं फिर हम लोग। 19वां क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने की तरीकों का वर्णन किया गया है? जैसे कि जहांगीर ने जमींदार खाने आलमा कहा, तो जहांगीर से ही संबंधित होगा। कॉमन सेंस हम लोग को लगाना है। और एक कौन है? तुजू के जहांगीरी। तुजू के जहांगीरी जो है ना, ये उनकी क्या बोलते हैं उसको? आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब अपने से लिखा हुआ आत्मकथा है। किन का? जहांगीर बाबा का। अकबरनामा किसका है? अकबरनामा है ये अबुल फजल का। अबुल फजल का है। आइन अकबरी भी अबुल फजल का ही है। तो 19 का आंसर होगा सी। ठीक, आगे चलते हैं फिर। जमींदार खान आलमा का अर्थ क्या है? तो अभी हम लोग इसको चर्चा किए थे। हीरे के खान का मालिक। और कौन बोला था ये? जहांगीर ने बोले थे ना, जहांगीर ने बोले थे। आंसर क्या होगा? 20 का डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं फिर। 21वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली के शेर के साथ लगवाने के कारण? ये लड़वाना होगा। ठीक ना, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई टेंशन नहीं लेना है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती ना। लड़वाने एक्चुअली क्या हुआ ना, कहानी समझना जरूरी है। कहानी इसकी यही है कि जो सहबल राय है ना, ये हम लोग का चेरो वंश के शासक है। कहाँ से? चेरो वंश मतलब पलामू वाला, मतलब डाल्टनगंज क्षेत्र वाला है। तो यहाँ पे जो NH हम लोग का अभी जो 19 है, मतलब पहले NH2 जो था, तो वहाँ पे क्या होता था कि जो मुग़ल शासक थे, मान के चलिए दिल्ली है और ये हम लोग का बंगाल है, वेस्ट बंगाल। ठीक,
वेस्ट बंगाल। तो अब क्या हो रहा था कि जब यहाँ पे व्यापारी लोग इधर से आना जाना करते थे तो पलामू मान के चले यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे जो सहबल राय थे ये लोग का जो व्यापारी था, व्यापारी को लूटते थे। यहाँ पे बोलते हमारे साइड में जाते हो, हमारे घर से होके जाते हो कि, और हम लोग को कुछ मतलब हम लोग गरीब हैं, तो इसलिए लूटपाट करना शुरू कर देता है कौन, सहबल राय ने। और इसी के कारण जहांगीर को तंग आ गया, बोलते मेरे राज्य में कौन मेरे को फिर चुनौती दे रहा है। तो फिर जहांगीर ने बुलाया किनको, जहांगीर ने सेना भेजा सहबल राय के वहाँ। फिर सहबल राय को ले जाते हैं दिल्ली, और वहाँ पे उस टाइम वो जहांगीर को थोड़ा चूँकि वो मनोरंजक वाले थे इंसान, तो वहाँ पे वो जो बाघ थे ना, उस बाघ को शेर के पिंजरे में इनको डाल देते हैं। किनको, सहबल राय। और दोनों का कुश्ती देखना चाह रहे थे और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती। किसकी, सहबल राय की। तो 21 का आंसर ए होगा। थोड़ा कहानी है क्योंकि इतिहास वही याद रहता है जो हम लोग कहानी जैसे पढ़ते हैं। अगर हम लोग ये सोच के पढ़ेंगे कि इसको रट्टा मानना है, इतिहास है, इतिहास है, प्रेशर नहीं लेना है, कहानी को समझिए, कंसेप्ट अपने आप समझ के आते आगे चले गए, कोई टेंशन नहीं लेना है, याद ऐसे ही आ जाएगा धीरे धीरे। तो 21 का ये जीटी रोड, इसी की बात कर रहे थे अभी, जहाँ पे सहबल राय ने अपना बल प्रयोग कर रहा था और उसी क्रम में जहांगीर को लगा यार बहुत बलशाली दिखा रहा हो, बाघ से लड़ाओ। तो जीटी रोड की जो मरम्मत करवाई गई थी ये शेरशाह सूरी के द्वारा करवाई गई। अगर जीटी रोड की निर्माण की बात किया जाए तो ये चंद्रगुप्त के टाइम बना था। किन के टाइम, चंद्रगुप्त के टाइम। शेरशाह सूरी के टाइम इसमें मतलब मरम्मत कराई गई थी। और अभी इनका जो अभी इसका प्रेजेंट में इसको NH-19 कहा जाता है, पुराना इसको NH-2 कहा जाता था अंडरलाइन। और ये इनकी जो डिस्टेंस है ये हम मान के चले जो उस टाइम काबुल मतलब अफगानिस्तान, काबुल से लेकर चटगांव हम लोग का बांग्लादेश में वहाँ तक का था पहले, जब मतलब बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आंसर क्या है 22 का बी। ठीक, आगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है कि किस नागवंशी शासक ने राजधानी को नागवंश की जो राजधानी है खुक्रो से दोयसा किया है। तो कौन से शासक ने अपनी राजधानी को खुखरा से दोयसा किया है। तो इसमें हम लोग का जो आंसर होगा वो हम लोग का कौन सा होगा, खुखरा से दोयसा। तो ये हम लोग का होगा दुर्जन शाह। एक्चुअली दुर्जन शाह को पहले जैसे कि अभी हम लोग देखे ग्वालियर भेजा गया था, तो उन्होंने जब वहाँ से छुटकारा मिलता है तो उन्होंने बोला यार ये लोग जो है ना हम लोग को बहुत तंग कर रहे हैं, कौन, मुग़ल शासक लोग, तो क्यों ना हम लोग राजधानी को परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए फिर दुर्जन शाह ने राजधानी को दोयसा कर दिया, जो चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो ये समझ में आ गया दुर्जन शाह। आगे चलते हैं, 23 का बी आंसर है। 24 नंबर देखते हैं क्या है। औरंगजेब के समकालीन कुंडा के कौन से हिंदू शासक ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया। जैसे औरंगजेब को पता चलता है कि औरंगजेब को दूसरा नाम क्या है, इसको क्या जिंदा पीर भी कहा जाता है ना, जिंदा पीर। जिंदा पीर किसको कहा जाता है, जिंदा पीर किसको कहा जाता है, औरंगजेब को। ठीक, और उसी टाइम जो क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाते थे तो जो कुंडा के हिंदू शासक थे उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। कौन किया था, चुनराय। कौन किए थे, चुनराय, कुंडा के शासक। ठीक, अब चुनराय का भाई कौन है, भाई है भाई सुरवर राय। तो भाई सुरवर राय है। और इस टाइम जो यहाँ पे पलामू में थे वो था मेदिनी राय। मेदिनी राय चेरो वंश का शासक था। तो मेदिनी राय ने सुरवर राय को कहा देखो तुम्हारा दादा हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता है। तो सुरवर राय को लगा हाँ सच में ये तो है। तो उन्होंने क्या किया, मेदिनी राय ने फिर इसको प्रोत्साहित किया कि देखो ये हम लोग का धर्म परिवर्तन कर दिया है, इस विधर्मी को यहाँ हम लोग को नहीं रखना है हिंदू धर्म में। तो फिर सुरवर राय ने फिर अपने बड़े भाई चुनराय को हत्या कर देता है। तो समझ में आ गया कहानी क्या है। तो इसका आंसर एक्चुअली क्या होगा, कुंडा का हिंदू शासक जो मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था वो चुनराय होगा। 24 का ए। बोरिंग नहीं हो रहा है ना, बोरिंग नहीं हो रहा है ना।
अरे नहीं, बोरिंग क्यों होना, हिस्ट्री इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट लेते हुए पढ़िए। कहाँ तक थे हम लोग, 23 ना, कोई बात नहीं, आ रहे हैं, यही है ना। हाँ 24 हो गया। 25वां क्वेश्चन है, 24 का आंसर ए होगा। ठीक, 25वां क्वेश्चन है कि खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को युद्ध में मारकर राजमहल पर मतलब राजमहल में जो सेनापति थे वो सेनापति कौन थे जिसको खुर्रम ने मारा था। तो खुर्रम का जो शासक नाम क्या हुआ आप लोग देख लीजिएगा, क्या होगा कमेंट जरूर बताइएगा। तो उस टाइम जो इब्राहिम खां थे, कौन, इब्राहिम खां मतलब जहांगीर के टाइम, वही होंगे ना जहांगीर के टाइम। तो इब्राहिम खां के टाइम जो जहांगीर जो शासक थे मुगल, ये हाँ मुगल शासक, तो उनका जो सेनापति था इब्राहिम खां, वो उस टाइम राजमहल के क्षेत्रों में थे। तो खुर्रम को लगा यार बहुत बढ़ चढ़ के भाग रहे हो, बहुत मतलब ज़्यादा पद उन्नति कर रहे हैं। तो खुर्रम को लगा चलो इसको पहले मारते हैं, क्योंकि उनका खुर्रम का जहांगीर से थोड़ा मतलब मनमुटाव चल रहा था। तो उसी क्रम में फिर खुर्रम ने इब्राहिम को मार देते हैं। तो 25 का आंसर होगा ए। समझ में आ गया होगा। 26वां क्वेश्चन है कि राजमहल से ढाका राजधानी परिवर्तन किस मुगल शासक के दौरान हुआ था। तो जो 26वां जो आंसर है हम लोग का मतलब जो राजधानी परिवर्तन हुआ था वो हम लोग का किसके टाइम हुआ था, किसके टाइम हुआ था बताइए आप लोग। तो इसके जो राजधानी परिवर्तन होता है हम लोग का, वो हम लोग का होता है शाहजहाँ के टाइम। किसके टाइम, शाहजहाँ। तो आंसर क्या है, आंसर होगा शाहजहाँ मतलब सारे जहाँ से अच्छा शाहजहाँ। तो कौन है शाहजहाँ ये है हम लोग का सी। और ये कब किया गया था, जो परिवर्तन जो राजमहल से ढाका परिवर्तन की गई थी ये हम लोग का किया गया था 1639 में किया गया था। और इस टाइम यहाँ पे जब परिवर्तन हो गया तो ढाका में परिवर्तन हो गया कहाँ, राजमहल से। तो राजमहल में सिर्फ जो एक शेष बच गया था वो शाही टकसाल बचा था, बाकी सब वहाँ परिवर्तित हो गया था। टकसाल का मतलब पता है ना, टकसाल का मतलब पता है ना, कोई नहीं पता तो कोई बात नहीं। जहाँ पे सिक्के का मतलब जहाँ पे सिक्के बनाए जाते, जैसे 1-2 रुपये का जो करेंसी है उसी तरीके उस टाइम भी तो करेंसी चल रहा था। तो करेंसी जहाँ ढाला जाता है उसको टकसाल कहा जाता है, ठीक ना। तो 26 का आंसर होगा सी। आगे चलते हैं फिर। 27वां क्वेश्चन है कि मुगल शासक शाहजहाँ ने पलामू के राजा को पराजित करने हेतु किस सूबेदार को भेजा था। मुगल शासक शाहजहाँ ने पलामू के राजा को पराजित करने हेतु किस शासक को भेजा था। किन्होंने, पलामू में, कौन, शाहजहाँ। कभी कभी थोड़ा बहुत ट्रिक याद करने से अच्छा रहता है। शाहजहाँ बोल रहा है, सा से याद रखिए, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां को कहाँ भेजा गया था, पलामू में। कहाँ भेजा गया था, पलामू में। और इस टाइम लगभग 1641 के टाइम ये था, 1641। डेट हमेशा याद नहीं रखने से भी चलेगा, ठीक है ना, बस इतना याद रखना कि काम कौन कर रहा है। तो शाहजहाँ ने किसको भेजा था, शाइस्ता खां को। कहाँ भेजा था, पलामू। तो आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फिर हम लोग देखते हैं कि 28वां क्वेश्चन क्या है। 28वां क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरनियन के अनुसार रघुनाथ शाह ने राज्य पर कितनी बार मुगलों का आक्रमण किया था। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार आक्रमण किया था रघुनाथ शाह के राज्य पर, लेकिन इस टाइम मेदिनी राय ने ज़्यादा आक्रमण किया था। किसने, मेदिनी राय, जो चेरो वंश के से संबंधित थे। मतलब नागवंश के टाइम जो रघुनाथ शाह थे उस टाइम मतलब जो मुगलों का आक्रमण हुआ था वो सिर्फ 2 ही बार हुआ था, लेकिन मेदिनी राय ने बहुत ज़्यादा आक्रमण किया था और बहुत ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचाया था। किसको, रघुनाथ शाह को। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या होगा, 28 का डी। अच्छा, ज़्यादा तो मतलब ज़्यादा अंदर डिस्कशन नहीं हो रहा है ना, ठीक ठाक समझ में आ रहा है ना, बताइएगा ज़रूर।
मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या किसने कर दी थी? ये तो हम लोग उसी टाइम डिस्कशन में देखे थे। उनका भाई कौन था? सुरवर राय। तो आंसर होगा डी। आगे चलते हैं फिर। 30वां क्वेश्चन है कि किसने दोइसा होगा, ठीक है ना, थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा आपको, इसको दोइसा होगा। दोइसा को लूटा और विशाल फाटक को लूटने के बाद, दोइसागर को लूटते हैं किसी शासक ने और उसके बाद वहाँ से नागपुर द्वार नहीं, यहाँ पे लूटने के बाद वहाँ पे एक फाटक को ले आते हैं। दोइसा मतलब ये कौन सा? ये नागवंश की बात हो रहा है। और नागवंश को हम लोग अभी क्या देखे थे? मेदिनी राय ने सबसे ज़्यादा ये इसको आक्रमण करके मतलब क्या बोलेंगे, नुकसान पहुँचाया था। कब? जब यहाँ पे रघुनाथ शाह थे तब। तो उसी क्रम में मेदिनी राय ने यहाँ से एक दरबार ले जाता है, मतलब एक दरवाज़ा ले जाते हैं। दरवाज़ा कहाँ से ले जाते हैं? दरवाज़ा कहाँ से ले जाते हैं? नागपुर से। और उसी को फिर जो मतलब नई पलामू का किला बनता है, नई पलामू का किला, पलामू के किला में इनको फिर स्टेबलाइज किया जाता है। किसको? फाटक को। और उसी को अभी नागपुर द्वार कहा जाता है। और इसी को अभी मतलब नागपुर द्वार कहा जाता है। तो ये कौन सा है? आंसर ए होगा, 30 का ए। ठीक, आगे चलते हैं फिर। 31वां क्वेश्चन है कि रघुनाथ शाह द्वारा निर्मित मदन मोहन मंदिर झारखंड में कहाँ पे अवस्थित है? तो जो रघुनाथ शाह के टाइम जो मंदिर बनाया गया था, मदन मोहन मंदिर, ये बेड़िया में है। कहाँ पे है? बेड़िया में। और बेड़िया कहाँ पे है? बेड़िया कहाँ पे? बेड़िया रांची में है। बेड़िया हम लोग का कहाँ पे है? बेड़िया हम लोग का रांची में है। तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक, 32वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मंदिरों का निर्माण शाहजहां के काल में हुआ है? शाहजहां के काल में देखा जाए तो इनमें से पहले मंदिर को देखते हैं। मदन मोहन मंदिर और राम सीता मंदिर, ये दोनों हम लोग का रांची में है, सही है। और इस टाइम कौन थे हम लोग का? रघुनाथ शाह थे। कौन थे? रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह थे। और रघुनाथ शाह के समकालीन जो मुगल शासक थे उस टाइम थे हम लोग का कौन? औरंगजेब थे। कौन? औरंगजेब। अर्थात इसका हम लोग का आंसर क्या होगा? औरंगजेब। मतलब और इसमें क्या बोल रहा है? इसमें क्वेश्चन क्या है कि शाहजहां के टाइम क्या बना हुआ था ना, तो शाहजहां के टाइम तो इनमें से कुछ नहीं बना हुआ था, ये दोनों औरंगजेब के टाइम बना था। तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 32 का सी। आगे चलते हैं फिर। 33वां क्वेश्चन है कि रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है और कब? जो जगन्नाथ मंदिर जो यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है तो उसका निर्माण कब और किसने करवाया है? तो एनिसा ने किया है। कब? एनिसा ने। और 1619। इसको आप जिधर से भी देखिए 1619 ही होगा। इधर करके देखिए या उल्टा करके देखिए, इधर से देखिए, हमेशा 1691 ही होगा। मतलब बहुत मैजिकल वर्ड, मैजिकल ईयर है ये एनिसा के दौरान जो जगन्नाथ मंदिर की है। आप लोग देखें ना, एक बार गौर करके देखिए इसको। इधर से देखेंगे अभी 1691, अगर हम लोग उधर से देखेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 91 हो जाएगा, है ना मैजिक। आगे चलते फिर। 34वां क्वेश्चन है कि चेरो वंश का स्वर्ण युग किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो चेरो वंश का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो हम लोग का मेदिनी राय। मेदिनी राय के टाइम अगर देखा जाए तो इस टाइम जो मुगल शासक था, मुगल शासक हम लोग का कौन थे? औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। और औरंगजेब के साथ इसका कभी बना ही नहीं, एक दूसरे का हमेशा विरोधी रहा। तो इसी क्रम इन्होंने दाऊद खां भेजता है, दाऊद खां को भेजा जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए। किसको? मेदिनी राय को। कौन भेजते हैं? औरंगजेब ने। तो 34 का आंसर बी होगा। ठीक, आगे चलते फिर। 35वां क्वेश्चन है कि दलेल सिंह ने रामगढ़ राज की स्थापना किस
मुगल शासक के शासनकाल में किया था? तो दलेल सिंह ने जो रामगढ़ राज्य की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में किया था? तो इसका हम लोग का क्या होगा आंसर? 35 का दलेल सिंह ना। तो इसका जो हम लोग का जो आंसर होगा ये हम लोग का होगा औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। तो 35 का आंसर ए औरंगजेब के कालीन हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं फिर। 36वां क्वेश्चन है कि झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो जो शेरशाह सूरी ने जो इधर उधर आकर इधर छुपा छुपी करने लगा था, शेरशाह सूरी के टाइम से ही मतलब मुस्लिम का प्रवेश माना जाता है झारखंड में। तो ये होगा हम लोग का 36 का आंसर डी। आगे चलते हैं फिर। शेरशाह सूरी का ये मकबरा कहाँ पे है? सासाराम कहाँ पे है? रोहतास में है। ठीक, आगे चलते हैं फिर। 37वां क्वेश्चन है कि पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ था? तो ये होगा हम लोग का वज्रयान। वज्रयान में हम लोग को जादू टोना भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक, वज्रयान में। हीनयान जो है ये बुद्ध धर्म का जब मतलब महात्मा बुद्ध थे तब उसको हीनयान कहा जाता था। और महायान कब कहा गया? जब मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु, महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद वाला जो टाइम होता है उसको महायान कहा जाता है, जिसका कनिष्क जो है उसका बहुत बड़ा संरक्षक थे। सॉरी। 38 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय का मतलब है कि जो संविधान के अनुच्छेद में कहीं दर्ज किया गया है। तो वित्त आयोग तो संविधान के अनुच्छेद में है, चुनाव आयोग भी है। अब देखते हैं बाकी। मानवाधिकार कहीं अनुच्छेद में देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। तो आंसर क्या होगा? सी। जीएसटी हम लोग का अनुच्छेद में मिलता है। तो 38 का आंसर होगा सी। ठीक। 39 है कि राष्ट्रीय वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? मतलब राष्ट्रीय वित्त या वित्त आयोग जो है ये हम लोग का किस में है? आर्टिकल 280। तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 28। 269 के बाद किया जाए तो ये जीएसटी से संबंधित है। 368 के बाद क्या आ जाए तो ये हम लोग का संविधान संशोधन की बात करते हैं, संविधान संशोधन। ठीक, तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? वित्त आयोग का आर्टिकल 280। तो 39 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग कौन कौन से चुनाव नहीं कराते हैं? तो चुनाव आयोग जो है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग किसका चुनाव नहीं कराते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा का कराते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी कराते हैं, विधानसभा का भी कराते हैं, लेकिन पंचायती राज चुनाव का जो है ना ये राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। कौन? राज्य चुनाव आयोग। तो आंसर क्या होगा? 40 का सी आंसर होगा। ठीक, 40 का सी। 41 है कि संघ लोक सेवा आयोग के गठन कौन सी समिति के सिफारिश पर की? मतलब जो यूपीएससी का जो गठन किया गया है वो कौन से आयोग की सिफारिश पर की थी? लायल आयोग, ये अकाल आयोग से संबंधित है, ये शिक्षा से संबंधित है, मेघालय आयोग, मैकमोहन जो आयोग है ये जो भारत पाकिस्तान में जो सीमा बना उससे संबंधित है। तो आखिर आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ली आयोग। ली आयोग के अनुसार कहने पर ही ये 1919 का जो एक्ट आता है उसमें इसको लाई जाती है संघ लोक सेवा आयोग को। तो आंसर होगा डी। ठीक, आगे चलते हैं 42वां क्वेश्चन की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मतलब ओबीसी का जो संवैधानिक ओबीसी को जो संविधान का प्रावधान किया गया, संवैधानिक प्रावधान किया गया, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो ओबीसी के लिए किस में किया गया है? ओबीसी का 102 में ओबीसी है ना, 102 के तहत ओबीसी का मतलब गठन किया जाता है। तो 102 मतलब 42 का आंसर होगा बी। 43 का आंसर है कि जीएसटी काउंसिल किस प्रकार के टैक्स से संबंधित है? तो जीएसटी जो हम लोग का है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये हम लोग का प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष? तो ये हम लोग का इनडायरेक्ट टैक्स है।
इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। और क्या होगा 43 का आंसर बी होगा। ठीक, आगे चलते हैं फिर। अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो अंतर्राज्य परिषद जो होता है इसका जो गठन की जाती है, इसके मतलब कौन से इसका अध्यक्ष होता है? तो अध्यक्ष इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर इनका अध्यक्ष होते हैं। होम मिनिस्टर अगर अंतर क्षेत्रीय या क्षेत्रीय परिषद जो है ना, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? होम मिनिस्टर। जबकि अंतर्राज्य परिषद का प्राइम मिनिस्टर। 44 का सी। ठीक, आगे चलते हैं। अंतर्राज्य परिषद कौन से आयोग की सिफारिश पर स्थापना की गई है? तो जैसे ली आयोग था यूपीएससी के लिए, कैबिनेट मिशन होता है भारत और पाकिस्तान के टाइम जब अलग होता है उस टाइम आता है। सरकारिया आयोग जो है ये हम लोग का अंतर्राज्य परिषद के आयोग गठन करने की बात करते हैं, सरकारिया आयोग। तो आंसर क्या होगा? 45 का सी। संथानम समिति क्या है? CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए आया था संथानम समिति। तो 45 का आंसर क्या होगा? सी ना, सरकारिया आयोग। 46 है कि कुल वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो वित्त आयोग में कुल एक चेयरपर्सन एक है और 4 मेंबर है। तो टोटल कितना हो? टोटल 5। तो आंसर होगा सी। 46 का आंसर 46 का आंसर 5 होगा। ठीक, 1 + 4 5। तो सी होगा आंसर। ठीक, 47 क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? तो इसके लिए अनुच्छेद हम लोग का है कितना? 315। 256 हम लोग का क्या है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किसमें? 256 में। सॉरी, नेशनल इमरजेंसी नहीं, ये होगा हम लोग का राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है ना, झारखंड में भी 3 बार लगा है, और 356 के तहत 148 के 148 के CAG का गठन होता है और 315 में UPSC का गठन होता है। ठीक, और 338 में किसका होता है? अनुसूचित जाति के संबंधित जो आयोग है वो 338 में है। तो 47 का ओवरऑल आंसर क्या होगा? 47 का सी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं पे समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।